बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रेनिंग इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि वो ऑर्गन्स जो रिस्पायरेशन को करने के लिए या इस प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हो, तो ऑर्गन्स तमाम मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखते हैं। इस कोऑर्डिनेशन के बाद जो प्रोसेस या जो मैकेनिज़्म होने लगता है वही रिस्पायरेशन कहलाता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स से पहले हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम आमतौर पर जिस्म में मिलते हैं। जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इस तरह एक रिस्पायरेटरी सिस्टम भी मिलता है। हाउ टू डिफाइन द रिस्पायरेटरी सिस्टम? नाउ द बॉडी सिस्टम इन which is responsible for the exchange of gases between the body fluid and outer environment is called as the respiratory system। इससे मुराद ये है कि जो outer environment है और body fluid से मुराद है blood। तो blood चूँकि ऑक्सीजन कैरी करता है और outer environment में मुख्तलिफ गैसेस मिलते हैं, हम नोज़ के ज़रिए उस गैस को टेक अप कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये गैसेस कहाँ जाते हैं वो हम इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कंसिडर कर लीजिए कि चलो हमने सांस लिया तो उसमें से मुख्तलिफ गैसेस थे जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। वही ऑक्सीजन हमारे नोज़ से होते हुए हमारे पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाते हैं और एट द लास्ट वो लंग्स को पहुंच पाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्पायरेटरी एडाप्टेशन, क्यों ये प्रोसेस होता है और कोई ख़ास मकसद इसका क्या है। यहाँ पर यह है कि जो एयर हम ट्रैप कर लेते हैं उसके साथ क्या होने लगता है हमारे नोज़ के अंदर या सिस्टम के अंदर। लंग्स को पहुंचने से पहले इसके साथ कौन से वाक़यात सामने आ जाते हैं। एक तो ये है कि टू क्लीन एंड वार्म द एयर। आमतौर पर यह है चूँकि इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए उस टेम्परेचर के साथ इस एयर को फिट करने के लिए भी ज़रूरी है ताकि इसको नोज़ के ज़रिए पास करने से पहले या उसके बाद जो है इसको क्लीन किया जाए, इसको फ़िल्टर किया जाए और इसको वार्म किया जाए। मिनिमाइज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, जितना सरफेस एरिया मिनिमाइज़ कर लेंगे तो फिर उसका ये है कि ये डिफ्यूजन भी ज़्यादा कर सकता है। मिनिमाइज द डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन एंड मेंटेन सफिशिएंट ग्रेडियंट फॉर डिफ्यूजन। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स बेसिकली कौन कौन से हैं। जिस तरह मैंने अभी जिक्र कर दिया कि रिस्पायरेशन बेसिकली होता है ऑर्गन्स के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़ है, फिर उसके बाद फेरिंक्स, फिर उसके बाद जो है बाकी पार्ट्स आ जाते हैं। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको एक को कहा जाता है द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, बल्कि दूसरे को कहा जाता है द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर दो ऑर्गन्स हैं, एक को कहा जाता है नोज़ जबकि दूसरा है फेरिंक्स। उसके बाद जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो इंक्लूड है तकरीबन 6 ऑर्गन्स पर या 6 पार्ट्स पर, जिसमें पहले नंबर पर है लैरिंक्स, दूसरा है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं नोज़ क्या है। नोज़ एक फर्स्ट पार्ट है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का। और क्या है नोज़? नोज़ बेसिकली इट इज़ एन एक्सटर्नल विजिबल पार्ट जिसको हम आसानी के साथ अपने फेस रीजन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इट इज़ अ विजिबल पार्ट, तो ये आमतौर पर जैसा मैंने जिक्र कर दिया इसको देखा जा सकता है। कंपोजिशन क्या है नोज़ का? नोज़ कंपोज्ड ऑफ फैटी टिश्यूज़, फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ भी कहा जाता है या सिंपली हम कह सकते हैं फैटी टिश्यूज़। तो उसके बाद जो है एथमाइड बोन्स पाया जाता है। स्कल का एक बोन है जिसको एथमाइड बोन कहा जाता है जो हमारे यहाँ पर इस फेस रीजन पर से गुजरा है और ये जो है पाया जाता है। बेसिकली इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द नोज़। इसी तरह यहाँ पर कार्टिलेज भी पाया जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर वाले हिस्से में ये मौजूद है। तो ये इसका नॉर्मली कंपोजिशन हो गया। अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम देख लें तो यकीनन नोज़ जो है वो 2 पार्ट्स पर बेसिकली मुश्तमिल है। एक ये है कि इसके 2 जो है नॉस्ट्रिल्स हैं, फिर उसके अंदरूनी जो है वो नेज़ल कैविटीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैंने नोज़ का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो नोज़ के डायग्राम में हमने मेंशन किया हुआ है एथमाइड बोन्स, कार्टिलेज भी मेंशन है, नॉस्ट्रल भी मौजूद है, इंटरनल नेयर्स भी मौजूद हैं और फिर ये है कि नोज़ के अंदर जो पार्ट है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है जिसके ऊपर हेयर्स और सीलिया वगैरह भी पाए जा सकते हैं। नॉर्मली नोज़ के अंदर हेयर्स मौजूद हैं जो कि एक ख़ास फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीलिया एंड म्यूकस, नॉर्मली अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यकीनन सीलिया भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि
एक म्यूकस मेम्ब्रेन का है। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मौजूद है गॉबलेट सेल्स, और यही गॉबलेट सेल्स जो है ये म्यूकस को बना लेते हैं। फिर यहाँ पर इसके ऊपर मौजूद है सीलिया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सीलिएटेड एपिथेलियम हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये सिक्रीट करता है म्यूकस सब्सटेंसेस को। अब म्यूकस क्या है? ये लिपोप्रोटीन्स का एक कंपोजिशन है वाटर के साथ, जो कि स्टिकी सब्सटेंस बनता है। इसका एक ख़ास वजह होता है जो यहाँ पर हम फंक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट लाइन डिफेंस। हमारे जिस्म के अंदर बेसिकली 3 डिफेंस सिस्टम पाए जाते हैं जो कि हम हमारे जिस्म को मुख्तलिफ पैथोजेनिक सब्सटेंसेस से वो प्रिवेंट कर लेते हैं, इसकी हिफाजत कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि पैथोजेनिक सब्सटेंसेस को रोक लेते हैं। तो नोज़ बेसिकली फंक्शन क्या करता है? एक फंक्शन करता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन से मुराद ये है कि इट ट्रैप पार्टिकल्स लार्जर देन 5 to 10 माइक्रोमीटर। अगर कोई मालिक्यूल्स 5 to 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो, तो उसकी साइज़ ज़्यादा हो, तो तकरीबन वो नोज़ के अंदर वो ट्रैप किए जाते हैं। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ट्रेकिया तक पहुँचते हैं, उसके बाद ये लंग्स तक भी पहुँच पाते हैं। लेकिन साइज़ का होना, साइज़ का लार्जर होना वो बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रैप किए जाते हैं नोज़ के अंदर। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन से मुराद ये है कि चूँकि म्यूकस सिक्रेट होता है, और इसी म्यूकस की वजह से यहाँ पर ये जो है पानी की वजह से और इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन की वजह से ये मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल अपने अंदर समेट लेता है और वहाँ पर इसकी जो है वो ट्रैपिंग मेंटेन कर लेता है। उसके साथ साथ इट वार्म द एयर कैसे करता है? चूँकि नोज़ का म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, उसका नॉर्मल टेम्परेचर तकरीबन वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या ये रख लेते हैं उस टेम्परेचर को। तो जिसकी वजह से ये जो एयर नोज़ से गुजर जाता है तकरीबन वो वार्म होने लगता है, फिर उसके बाद वो सीधा लंग्स तक पहुँचने लगता है। उसके बाद जो है वो इट प्रिवेंट पैथोजन एंड क्लीन द एयर। जितने हेयर्स नोज़ में ज़्यादा हो, उतनी ही ज़्यादा वो डस्ट पार्टिकल को वो कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोज़ के अंदर जो फंक्शंस हो जाते हैं, यानी इट इज़ अ गुड फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। लास्ट में मैंने एक दो MCQs रखे हुए हैं कि फर्स्ट MCQ है कि नोज़ वार्म द एयर एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैंने जिक्र किया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, पैरिंक्स है या लंग्स मौजूद है? तो यहाँ पर पैरिंक्स इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। आज के लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने नोज़ को फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।